हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 48 आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं और इस लेक्चर के अंदर अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोलिजन। अगर अपन पिछले लेक्चर की बात करें तो पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने जो सेंट्रोमास वाला टॉपिक है उसको अपन ने फिनिश कर दिया था, ठीक है ना। इसके बाद में अपन आज डिस्कस करने जा रहे हैं कोलिजन, ठीक है। और कोलिजन डिस्कस करने के बाद में सेंट्रोमास और कोलिजन इन दोनों टॉपिक्स के मॉड्यूल की जो डाउट्स है वो अपन एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलो अपन बात करते हैं कोलिजन मतलब टक्कर। टक्कर क्या होती है भाई? तो टक्कर, कोलिजन क्या होती है आप सब जानते हो। जैसे मान के इसलिए कोई एक चीज है जो कि इस प्रकार से ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस प्रकार से इस पथ के अनुदिश गति करता है, इस पथ के अनुदिश इस प्रकार से गति करता हुआ इधर की तरफ आता है। और ये कोई दूसरा पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल इस प्रकार से इधर की तरफ यूं गति करता है और यूं गति करता हुआ ना ये भी इस प्रकार से यहां पर आ जाता है। अब अगर ये पहला पार्टिकल और इसको अपन बोल देंगे दूसरा पार्टिकल, अगर इस पॉइंट को ये पहला पार्टिकल अगर पहले पार कर जाए तो टक्कर टल जाएगी, और अगर दूसरा पार्टिकल पहले पार कर जाए तो टक्कर टल जाएगी। और अगर इस पॉइंट पर फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल दोनों पार्टिकल एक ही टाइम पर पहुंचते हैं या पहुंचने का प्रयास करते हैं तो इस स्थिति में दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के अल्प समय के लिए संपर्क में आते हैं और दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे पर एक बल लगाते हैं। क्या करते हैं? बल लगाते हैं। और बल की वजह से इन दोनों के जो संवेग होते हैं वो परिवर्तित होते हैं। कम से कम एक का संवेग तो जरूर परिवर्तित होगा भी। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं भी? इस घटना को अपन बोलते हैं टक्कर बोलते हैं। तो याद रखना, टक्कर एक ऐसी परिघटना है जिसके अंदर दो या दो से अधिक पिंड या वस्तुएं या कण किसी निश्चित समय पर एक ही स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं या एक ही स्थिति पर पहुंचते हैं, जिसकी वजह से दोनों अत्यल्प समय के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं, मतलब सारे जितने भी होते हैं वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। और इस फोर्स की वजह से इनके संवेग परिवर्तित होते हैं और टक्कर में कम से कम एक का संवेग तो अवश्य परिवर्तित होगा भी, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर एक का कैसे? जैसे किसी गेंद को मैं धरातल से टक्कर करवाता हूँ तो यहाँ पे जो ग्राउंड है उसको तो अपन स्थिर मानते हैं, टक्कर के बाद में जो धरती है वो तो स्थिर रहती है। तो यहाँ पे संवेग केवल किसका परिवर्तित हुआ? गेंद का, ठीक है ना। ये चीज हो गई भी। इसी प्रकार से कोई दीवार, उस दीवार से मैं गेंद को मारता हूं तो दीवार थोड़ी ना हिलती है, नहीं, विस्थापन केवल किस में होता है भाई? गेंद में होता है, ठीक है। ये चीज हो गई। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, यह एक ऐसी घटना है, ऐसी घटना जिसमें दो या अधिक पिंड एक ही समय पर किसी स्थिति को प्राप्त करते हैं सभी पिंड अल्प समय के लिए परस्पर संपर्क में आते हैं तथा एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं? टक्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टक्कर बोलते हैं, ठीक है। अब बात सुनना भी, क्या होता है टक्कर के अंदर? ये बात होगी, टक्कर की बात होगी। जैसे ये दो पिंड है, ये पहला पिंड हो गया और ये आपके पास दूसरा पिंड हो गया।
ये पहला पिंड हो गया और ये आपके पास दूसरा पिंड हो गया। ये इधर की तरफ जा रहा है, ये रेस्ट मान सकते हैं, या इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। पहली बात तो इसका वेग इसके वेग से ज्यादा होगा तभी इन दोनों के बीच में टक्कर होगी, प्रैक्टिकल सी बात है भाई, ठीक है ना। इसके बाद में क्या होता है ध्यान से देखना, देखो ये तो देखा आपके पास टक्कर से पूरा, इसको अपन बोलते हैं बिफोर कोलिजन। फिर उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, इसको तो अपन बोल सकते हैं फर्स्ट, इसको अपन बोल सकते हैं सेकंड। इसका वेग कितना देगा u1, इसका वेग कितना देगा आपके पास u2 मान दो भाई, या इसका वेग कितना देगा आपके पास u1 वेक्टर, इसका वेग क्या देगा आपके पास u2 वेक्टर देगा, ठीक है ना। जैसे 1 और 2 दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया बल आरोपित करते हैं। क्या करते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया बल आरोपित करते हैं। और इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से दोनों के अंदर विकृति उत्पन्न हो जाती है, यानी डिफॉर्मेशन जनरेट हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, डिफॉर्मेशन जनरेट हो जाता है। और इस डिफॉर्मेशन की वजह से सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी, उस काइनेटिक एनर्जी के अंदर लॉस होता है। और ये जो डिफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है, तो डिफॉर्मेशन होने का मतलब यह कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज यानी अंतराण्विक बलों के विरुद्ध दोनों ब्लॉक्स अब वो क्या हो रहे हैं, भी पिचक रहे हैं। तो अंतराण्विक स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थितिज ऊर्जा इसके अंदर स्टोर हो जाती है। यहां पे इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में जो कमी आती है वही पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बातें मैं आपको धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से समझाने वाला हूं। तो यहां पे ये फर्स्ट हो गया है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, फर्स्ट, ओके। और फिर उसके बाद ये आपके पास सेकंड हो गया, ये सेकंड बॉडी होगी, दूसरी बॉडी। तो दोनों यहां पे एक दूसरे के संपर्क में आए, ये दोनों हो गए। तो ये तो आपके पास 1 हो गया, इसको अपन 2 बोल देंगे। तो यहां पे जो 1 है वो तो क्या करता है भाई, 2 पे फोर्स अप्लाई करता है, और 2 क्या करता है भाई, 1 पे फोर्स अप्लाई करता है। तो इसको अपन बोलेंगे n किस पर, 2 पर 1 के कारण, और इसको अपन बोलेंगे n किस पर, 1 पर 2 के कारण। अब यहां पर ध्यान से देखना, देखो जो n12 है बराबर हो जाएगा आपके पास में क्या भाई, n21, और माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करते हैं। 1 2 पे जितना फोर्स लगेगा 2 1 पे उतना फोर्स लगेगा, ठीक है ना। अब इस फोर्स की वजह से ये थोड़ा सा पिचक जाएगा, इस फोर्स की वजह से ये थोड़ा सा पिचक जाएगा। तो अल्टीमेटली होता क्या, ध्यान से देखना, देखो थोड़ी देर बाद में अगर अपन देखेंगे तो इस स्थिति में आगे की तरफ इसका सिनेरियो है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये फर्स्ट हो गया, और ये इस प्रकार से आपके पास में सेकंड हो गया। दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को इस प्रकार से पिचका देते हैं। तो फर्स्ट है वो भी क्या होता है, थोड़ा सा पिचक जाता है, सेकंड भी थोड़ा सा इस प्रकार से पिचक जाता है। ये फर्स्ट हो गया, ये आपके पास है सेकंड हो गया। दोनों ने यहाँ पर क्या कर दिया, एक दूसरे को पिचका दिया। तो पिचकाने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, विकृति आ जाती है, विरूपण हो जाता है। और फिर उसके बाद में क्या होता है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है भाई। किसी भी स्प्रिंग को जैसे अपन दबा करके छोड़ते हैं तो पहले तो दबती है, फिर उसके बाद वापस से रिलैक्स होती है। तो वैसे ही इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से जो बॉन्ड्स हैं, जो बंद है, वापस क्या होंगे भी, रिलैक्स होंगे। और वापस रिलैक्स होंगे ना, तो इस स्थिति में दोनों बॉडीज है वो अपना प्रारंभिक जो शेप है उसको ग्रहण करने का प्रयास करेगी, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद अगली स्थिति में क्या होगा, देवदान से अगली स्थिति में वापस दोनों इस प्रकार से एक दूसरे के वापस अपने एक्चुअल शेप में आ जाती है। यहाँ पर ये 1 होगी और ये आपके पास 2 होगी। और फिर उसके बाद में अल्टीमेटली अगर अपन बात करते हैं ना, तो क्या होता है देवदान से, ये फर्स्ट बॉडी होगी, ये सेकेंड बॉडी होगी, ये फर्स्ट
और ये क्या हो जाएगा आपके पास इस प्रकार से सेकेंड। तो फर्स्ट इसका वेग तो टक्कर के बाद में कितना हो जाता है आपके पास में v1, और सेकेंड का वेग है वो टक्कर के बाद में कितना हो जाता है v2 हो जाता है। तो ये तो टक्कर से पूर्व है, ये पूरा टक्कर के दौरान, और ये आपके पास हो जाएगा टक्कर के पश्चात। टक्कर के पश्चात तो ये आपके पास हो जाएगा आफ्टर कोलिजन। क्या हो जाएगा? आफ्टर कोलिजन। अब मैं बोल सकता हूं कि टक्कर से पहले दोनों पिंड वो एक दूसरे के पास में आते हैं, और टक्कर के पश्चात दोनों पिंड वो एक दूसरे से क्या होते हैं भी दूर की तरफ जाते हैं। तो टक्कर से पहले क्या होते हैं पास आते हैं, और टक्कर के बाद में दोनों क्या करते हैं एक दूसरे से दूर की तरफ जाते हैं। ठीक है ना। अब टक्कर के दौरान क्या होता है ये मैं आपको बात समझाने वाला हूं। तो मैं लिख रहा हूं टक्कर के दौरान। टक्कर के दौरान दो चीजें होती है। सबसे पहले तो क्या होता है भाई, पहले तो था डिफॉर्मेशन, और फिर उसके बाद ध्यान से देखना, देखो फिर क्या होता है, फिर होता है रिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? विरूपित, यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से दोनों बॉडी जो एक दूसरे को पिचकारी है, तब तो अपन क्या बोलते हैं डिफॉर्मेशन। और दोनों वापस है अपनी एक्चुअल शेप को ग्रहण कर रही, इसको अपन क्या बोलते हैं रिफॉर्मेशन। यानी पिचकने को क्या बोलते हैं डिफॉर्मेशन, और वापस सही होने को अपन क्या बोलते हैं रिफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, पहले क्या होता है डिफॉर्मेशन, और फिर उसके बाद क्या होता है रिफॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है ध्यान से देखना, देखो जैसे दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है, अभी एक दूसरे को टच किए ही है, तो अभी तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का मान कितना हो जाएगा भाई 0। जैसे जैसे दोनों एक दूसरे को पिचकाती चली जाएगी, तो वैसे वैसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसका मान क्या होता है अभी पहले बढ़ता है। ठीक है ना। और फिर उसके बाद में क्या होता है अभी घटता है। तो अपन बात करते हैं जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, या अपन एक काम करते हैं अभी, ये जो डिफॉर्मेशन है, इस डिफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो क्या होता है बढ़ता है, और फिर उसके बाद जो रिफॉर्मेशन होता है इसके अंदर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो क्या होता है घटता है। पहले तो एक दूसरे के बीच में जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है इसका मान क्या होता है बढ़ता है, और उसके बाद में एक दूसरे के बीच में जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है इसका मान क्या होता है अभी घटता है। ठीक है ना। जैसे पिचक रहे, ठीक है ना, डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है, तो इस स्थिति में अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान बढ़ेगा, और वापस अगर एक्चुअल शेप में आ रहे हैं तो इस स्थिति में रिफॉर्मेशन जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसका मान क्या होगा घटेगा। तो पिचक रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है भाई कम, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वापस क्या हो जाने लग जाती है बढ़ने लग जाती है। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है भाई पहले बढ़ती है, और फिर उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है सिस्टम की घटने लगती है। ठीक है ना। ये चीज हो गई भी। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं जब अधिकतम संपीड़न होता है या मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है, तो इस स्थिति में क्या होता है अपन बात करते हैं मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के समय जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन होता है वो तो क्या होता है आपके पास मैक्सिमम, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सिस्टम की वो क्या हो जाती है भाई मिनिमम, और सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाती है भाई मैक्सिमम। और जब डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होता है तो इस स्थिति में दोनों का जो वेग होता है वो क्या होता है भाई समान होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है भी। देखो ध्यान से, पहले इसका वेग ज्यादा था इसका वेग कम था, उसके बाद में क्या होता है अभी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस पे पीछे लगेगा तो इसका वेग तो घटेगा, इस पे आगे लगेगा तो इसका वेग बढ़ेगा। ठीक है ना। और जब दोनों का वेग बराबर हो जाएगा तो इस स्थिति में डिफॉर्मेशन आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा, और फिर उसके बाद इसका वेग है वो ज्यादा हो जाएगा, इसका वेग क्या हो जाएगा अल्टीमेटली कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो टक्कर के बाद में इसका वेग ज्यादा और इसका वेग क्या होता है कम होता है। ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं कि जो दोनों का जो वेग है, जो दोनों पिंड है वो उभयनिष्ठ वेग से गति करते हैं।
ठीक है ना। दोनों पिंड क्या होते हैं, उभयनिष्ठ वेग से गति करते हैं। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो डिफॉर्मेशन के दौरान अपन देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी घटती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो अपन देख सकते हैं कि डिफॉर्मेशन के दौरान जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। और जब वापस रिफॉर्मेशन होता है तो इस स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है, बताओ, काइनेटिक एनर्जी में। तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पर, फिर पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है ना। अब अगर 100% पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो इसको अपन बोलते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर। अगर 0% कन्वर्जन होता है तो इसको अपन बोलते हैं पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर। और 0 से लेकर 100 के बीच में कुछ भी होता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं अप्रत्यास्थ टक्कर। तो इसकी अपन बात करेंगे बाद में, ये बात होगी भी। तो ये टक्कर का बेसिक था, इसको आप अच्छे से नोट करें। आगे पढ़ते हैं फिर अपन। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन देखते हैं टक्कर रेखा व प्रत्यावस्थान गुणा क्या होता है, ठीक है ना। बहुत आसान भाषा में आपको ये चीज मैं समझाऊंगा। जैसे मान के चलिए दो पिंड टक्कर के दौरान एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। जैसे एक तो ये वाला पिंड हो गया, एक आपके पास है ये वाला पिंड हो गया, ठीक है ना। तो इसका जो वेग है वो तो कितना देगा आपके पास, इस प्रकार से u1 टक्कर से पहले, और टक्कर से पहले इसका जो वेग है वो कितना देगा आपके पास है u2, ठीक है ना। इसका नाम क्या देगा आपके पास 1 और इसका नाम क्या देगा 2। ये बात हो गई भाई, ठीक है। इसके बाद में टक्कर के दौरान दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो ये दोनों पिंड हो गए भाई, ओके। इसका नाम हो जाएगा आपके पास 1 और इसका नाम क्या देगा 2। और टक्कर के बाद में क्या होता है, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये तो 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये आपके पास में 2 हो गया। तो टक्कर के बाद में इसका जो वेग है वो कितना देगा आपके पास में v1 वेक्टर, इसका जो वेग है वो कितना देगा आपके पास में v2 वेक्टर हो गया। अब मैं टक्कर के दौरान की बात करता हूं भाई, जब दोनों के बीच में टक्कर हो रही है। तो जब दोनों के बीच में टक्कर हो रही है तो दोनों जो पिंड है वो एक दूसरे को यहां पर टच करते हैं, यहां पे दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। ये आपके पास में क्या देगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, संपर्क बिंदु हो गया। अब अपन क्या करते हैं, इस संपर्क बिंदु पर एक स्पर्शरेखा बनाते हैं और इस स्पर्शरेखा को अपन क्या बोलते हैं, कॉमन टेंजेंट यानी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस पर अपन इस प्रकार से एक स्पर्शरेखा बनाते हैं जो दोनों को टच करते हुए जाती है, इस प्रकार से यूं, ये स्पर्शरेखा होगी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं कॉमन टेंजेंट यानी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा, यह उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा हो गई भी दोनों के बीच में। अब दोनों का जो संपर्क बिंदु है यहां पर अपन ने उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा बना दी। इस उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की जो लंबवत रेखा है, इसके जो लंबवत है, इस लाइन को ही अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं टक्कर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टक्कर रेखा। तो ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को ही अपन क्या बोलते हैं, टक्कर रेखा बोलते हैं भी। अब ये जो टक्कर रेखा है, इस टक्कर रेखा के अनुदिश दोनों पे फोर्स अप्लाई होते हैं भी। पहली ने दूसरे पे बल लगाया इस प्रकार से इधर की तरफ N21 और दूसरे ने पहले पे बल लगा दिया N12। तो यहां पर आपके पास N12 और N21, N12 और N21, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ होती है, टक्कर रेखा के अनुदिश होती है। किधर की तरफ होती है, टक्कर रेखा के अनुदिश। तो टक्कर रेखा क्या होती है ये तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं प्रत्यावस्थान गुणांक की, बात करते हैं ई की, बात करते हैं ई। तो ई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, से ये टक्कर रेखा के अनुदिश दूर जाने का सापेक्ष वेग बटा टक्कर रेखा के अनुदिश
पास आने का सापेक्ष वेग। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं E बराबर दूर जाने का सापेक्ष वेग क्या हो जाएगा, V2 V1 से दूर भाई 2 1 से दूर जा रहा है, तो सापेक्ष वेग क्या हो जाएगा V2 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में V1, और 1 यहां पे 2 के पास मारा है, तो इसको अपन बोलेंगे U1 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में U2 हो जाएगा। ये आपके पास में E हो गया अभी। अब अपन बात करते हैं, जो कोई भी टक्कर होती है उस टक्कर के अंदर किसी प्रकार का बाह्य बल नहीं लगता है, तो अपन बात करते हैं किसी भी टक्कर में किसी भी प्रकार का बाह्य बल नहीं लगता है। बाह्य बल बराबर कितना देगा आपके पास है 0, और बाह्य बल का मान अगर 0 हो जाएगा तो रेखीय संवेग है वो क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो अपन बात करते हैं संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण लागू रहता है अभी। तो कोई भी आपके पास में टक्कर होगी, बाहर से किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगता, तो संवेग संरक्षण वो लागू रहता है अभी, कोई भी टक्कर हो गई, ठीक है ना। बट ऊर्जा संरक्षण वो लागू नहीं रहता है, क्योंकि टक्कर के दौरान कुछ ऊर्जा की हानि भी हो सकती है, तो ऊर्जा संरक्षण लागू भी हो सकता है और लागू नहीं भी हो सकता है। तो अपन बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण। वो लागू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब अगर ऊर्जा संरक्षण लागू हो रहा है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर। और अगर ऊर्जा संरक्षण लागू नहीं हो रहा है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अप्रत्यास्थ या पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर बोलते हैं भी, ठीक है ना। तो अपन टक्कर की बात करते हैं, टक्कर के प्रकार। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर को इंग्लिश में अपन बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। और जो प्रत्यास्थ टक्कर होती है ना, उस प्रत्यास्थ टक्कर के लिए जो ई है, इस ई का मान तो कितना होता है अभी, 1 होता है। और ई का मान 1 होता है, यानी पास आने का सापेक्ष वेग और दूर जाने का सापेक्ष वेग बराबर हो जाएगा। यानी टक्कर से पहले दोनों पिंड जिस वेग से एक दूसरे के पास में आते हैं, टक्कर के बाद में दोनों पिंड उसी वेग से एक दूसरे से दूर की तरफ जाते हैं। यानी पास आने का सापेक्ष वेग और दूर जाने का सापेक्ष वेग क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज होगी भी। और इसके बाद में अपन बात करते हैं कि P है वो क्या रहता है, संरक्षित। और जो काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या रहती है भी, संरक्षित। काइनेटिक एनर्जी भी सुरक्षित रहती है, यानी प्रत्यास्थ टक्कर के अंदर ही काइनेटिक एनर्जी सुरक्षित रहती है, सब में नहीं रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी। और इसके बाद में अपन बात करते हैं सेकंड अप्रत्यास्थ टक्कर की बात करते हैं, यानी इन इलास्टिक कोलिजन। तो इस प्रकार की टक्कर के लिए ध्यान से देखना, देखो ई है वो 0 से तो क्या होता है अभी बड़ा होता है ई, और 1 से क्या होता है छोटा होता है ई। पी है वो तो क्या रहता है अभी इस प्रकार की टक्कर के लिए संरक्षित, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहती है असंरक्षित। और एक होती है पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर। पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर यानी इसको अपन बोलते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। तो इसके अंदर ध्यान से देखना, तो ई बराबर कितना था अभी 0, और इनके अंदर भी जो पी होता है वो क्या रहता है, वो तो रहता है संरक्षित। तो मैंने आपको बोला कि संवेग तो सभी प्रकार की टक्करों के लिए संरक्षित रहता है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहती है भाई इसके लिए
असंरक्षित रहती है। क्या रहती है? असंरक्षित। अब इस पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो ई बराबर अपन 0 पुट कर देंगे। तो 0 पुट करते टक्कर रेखा के अनुदिश दूर जाने का जो सापेक्ष वेग है वो कितना हो जाएगा? 0 जाएगा। और दूर जाने का सापेक्ष वेग 0 कब होता है? जब v2 माइनस v1 बराबर 0 हो गया तो v1 और v2 का मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी टक्कर के बाद में दोनों पिंड है वो एक ही वेग से एक ही दिशा में गति करते हैं भी, ठीक है ना। यानी दोनों पिंड है वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं और चिपक करके एक साथ गति करते हैं। तो दोनों अगर एक दूसरे से चिपक गए तो इस प्रकार की टक्कर को अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर बोलते हैं। तो ये मैंने आपको पढ़ाया, इन चीजों को आप अच्छे से नोट करें भाई। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन देखते हैं सम्मुख टक्कर क्या होती है। तो एक तो होती है सम्मुख टक्कर। सम्मुख टक्कर को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। इसमें क्या होता है? ध्यान से देखना, देखो इसमें टक्कर से पूर्व व पश्चात सभी पिंडों की गति की दिशा लाइन ऑफ कोलिजन के अनुदिश होती है। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में एलओसी के अनुदिश गति करते हैं भाई। यानी एक विमा की अनुदिश गति होती है। तो इस प्रकार की टक्कर को अपन एक विमा टक्कर भी बोल सकते हैं। तो ये टक्कर क्या कहलाती है भाई? ये इसको अपन एक विमीय टक्कर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और एक होती है तिर्यक टक्कर। तिर्यक टक्कर को इंग्लिश में अपन बोलते हैं ओब्लिक कोलिजन। इसको अपन बोलते हैं ओब्लिक कोलिजन बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, तो इसमें टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में जो पिंडों की गति की दिशा होती है वो क्या होती है भी? अलग होती है। तो टक्कर से पूर्व व पश्चात पिंडों की गति की दिशा अलग अलग होती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं या तो द्विविमीय या त्रिविमीय टक्कर। ये क्या होती है भी? द्विविमीय या त्रिविमीय टक्कर होती है भी। यानी इसमें टक्कर से पहले पिंड और टक्कर के बाद में जो पिंड होते हैं वो अलग अलग दिशा में गति करते हैं, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखो मैंने ऊर्जा संरक्षण के आधार पर टक्कर है वो 3 प्रकार की बताई थी। कौन कौन सी भी? प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर और पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर। और इसके बाद में ध्यान से देखना, देखो गति की दिशा के आधार पर टक्कर 2 प्रकार की होती है, सम्मुख टक्कर और तिर्यक टक्कर। अब सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। तो सबसे पहले प्रकार की टाइप की टक्कर है सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं? हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं भी। जैसे मान के चलिएगा ये तो आपके पास एलओसी होगी, लाइन ऑफ कोलिजन, इसके अनुदिश से टक्कर होनी है। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, देखो आपके पास में ये पिंड हो गया और इसके बाद में ये पिंड हो गया दूसरा। टक्कर के बाद की अगर अपन बात करते हैं तो ये पिंड हो गया और इसके बाद में ये पिंड हो गया।
तो देखिएगा ध्यान से, देखो यहां पे इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m1 और इसका द्रव्यमान क्या देगा m2, इसका द्रव्यमान m1 और इसका द्रव्यमान क्या देगा m2। अब ये तो टक्कर से पहले की बात होगी, तो टक्कर से पहले इसकी चाल अगर अपन बात करते हैं तो इसकी चाल कितना देगी, ध्यान से देखना, देखो u1, इसकी चाल क्या होती है u2। टक्कर के बाद में इसका जो वेग है वो कितना देगा आपके पास में v1 और इसका जो वेग है वो क्या देगा आपके पास में v2 देगा। और यहां पर ये जो सीन है इसको अपन क्या बोलते हैं भी, इसको अपन बोलते हैं बिफोर कोलिजन, इसको अपन बोलते हैं आफ्टर कोलिजन, यानी टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में हो गया भाई, ठीक है ना, ये बात होगी। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, संवेग संरक्षण लगाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी टक्कर है उस टक्कर के अंदर संवेग तो हमेशा संरक्षित रहता है। तो इसका प्रारंभिक संवेग कितना देगा आपके पास m1 u1 और प्लस इसका संवेग क्या देगा आपके पास m2 u2 बराबर इसका संवेग क्या देगा आपके पास m1 v1 बराबर इसका संवेग क्या देगा आपके पास m2 v2। तो टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का जो संवेग है मैं बराबर कर दूंगा, तो ये मैंने संवेग संरक्षण लगा दिया। और दूसरा क्या करता हूँ भाई, मैं ऊर्जा संरक्षण लगा देता हूँ। तो ऊर्जा संरक्षण क्या कहता है देवदान से, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस इसकी कितनी रहेगी आपके पास, हाफ m2 v2 स्क्वायर हो जाएगी। ये ऊर्जा संरक्षण हो गया। और इसके बाद में तीसरा अपन लगा सकते हैं, तीसरा अपन क्या लगा सकते हैं, ध्यान से देखना, तो E का फॉर्मूला। तो E बराबर क्या होता है, E बराबर ये होता है v2 माइनस v1 अपॉन क्या देगा आपके पास में u1 माइनस u2 बराबर कितना देगा आपके पास 1। क्योंकि कौन सी टक्कर है ये भाई, ये प्रत्यास्थ टक्कर है और ऑब्वियसली प्रत्यास्थ टक्कर है, इसके अंदर E बराबर कितना होता है 1 होता है। तो इसको अपन उधर की तरफ ले जाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा v2 माइनस क्या देगा v1 बराबर क्या देगा आपके पास में u1 माइनस u2। तो यहाँ पे इसको अपन बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको अपन बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इसके बाद में फर्दर इसको अपन बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब यदि अपन समीकरण 1 और समीकरण 3 को सोल्व करते हैं तो समीकरण 1 और समीकरण 3 को सोल्व करने से अपने को v1 और v2 का मान प्राप्त हो जाएगा अभी। तो मैं लिख देता हूं समीकरण 1 व 3 को हल करने पर, अगर अपन इक्वेशन 1 और 3 को हल कर देंगे तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो ध्यान से, v1 प्राप्त हो जाएगा। तो v1 बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है अभी। v1 बराबर होता है आपके पास m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। इन पर भी अपन वेक्टर लगा सकते हैं, इस पर भी वेक्टर लगा सकते हैं अपन। और इसके बाद में प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू क्या देगा आपके पास है u2। और इसी प्रकार से v2 बराबर, ये आपके पास है v2 वेक्टर बराबर, तो v2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा भाई, इसको अपन क्या बोलेंगे m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू क्या देगा आपके पास में u1 वेक्टर हो जाएगा। तो ये आपके पास में दोनों फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप ध्यान में रख सकते हैं भाई। यहां पर अगर आपके पास में v1 आ गया तो v1 बराबर क्या होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 हो गया। तो v1 तो m1 माइनस m2 लिख देंगे और पहले m1 1 आ गया तो यहां पर भी 1 लिख देंगे। इसी प्रकार से अगर v2 आ गया तो m2 माइनस m1 कर देंगे और m2 माइनस m1 तो इसके साथ में u2 लगा देंगे। और इसके बाद में यहां पर m1 आ गया तो यहां पर आपके पास 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 वेक्टर और यहां पर क्या हो जाएगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 वेक्टर हो जाएगा। तो इस प्रकार से v1 और v2 इन दोनों के फॉर्मूले अपन ने याद कर लिए हैं भाई।
इनको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, इन सारी की सारी चीज़ों को आप अच्छे से नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो, इसके बाद में मैं आपको एक बार वो जो फॉर्मूले मैंने आपको डिराइव करके बताए थे वो आप डिराइव खुद कर सकते हो, इनका डेरिवेशन आप खुद कर सकते हो। फाइनल रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है, तो इनको एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ। तो क्या बनता है फॉर्मूला, v1 वेक्टर बराबर m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस इसी प्रकार से v2 वेक्टर बराबर ये हो गया। तो ये तो आपके पास में क्या देगा v1 वेक्टर, और ये आपके पास में क्या देगा v2 वेक्टर हो गया। ठीक है ना। अब इसके अंदर एक चीज मैं लगाता हूँ, अलग अलग जैसे कैसे जब वो अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले देखता हूँ कि यदि m1 और m2 का मान बराबर है, इसका मतलब ये है कि टकराने वाले दोनों पिंडों का जो द्रव्यमान है वो मान के चलिएगा समान है, यानी समान द्रव्यमान के पिंडों के मध्य प्रत्याश टक्कर हो रही है। तो क्या होता है, तो अब मैं लिखता हूँ यदि m1 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास m2, ये मैंने मान लिया भाई, और बराबर में क्या लिख देता हूँ m, ये मान लिया भैया अपन ने। तो m1 को भी m लिखना है, m2 को भी m लिखना है। तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, देखो m माइनस m, ये तो आपके पास में पूरा का पूरा जीरो हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 2m अपॉन m प्लस m, कितना हो जाएगा 2m, 2m से 2m कट गया। तो v1 बराबर क्या हो जाएगा u2 देगा। तो इसको अपन बोल सकते हैं v1 वेक्टर बराबर u2 वेक्टर। और इसी प्रकार से m माइनस m, ये तो आपके पास में पूरा का पूरा जीरो हो गया। 2m अपॉन m प्लस m, तो 2m अपॉन 2m कट गया, u1 आ गया। इसी प्रकार से आपके पास में v2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा u1 वेक्टर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले पिंड का टक्कर के बाद में वेग वही हो जाएगा जो दूसरे पिंड का टक्कर से पहले था, और दूसरे पिंड का टक्कर के बाद में वही हो जाएगा जो पहले पिंड का टक्कर से पहले था। यानी जो पहले का था वो दूसरे का हो जाएगा, जो दूसरे का था वो पहले का हो जाएगा। यानी टक्कर के पश्चात दोनों पिंडों का जो वेग होते हैं वो अदला बदली हो जाते हैं, यानी आपस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना, ये चीज है भी। तो अपन बोल सकते हैं कि इस स्थिति में दोनों पिंडों के जो वेग है वो एक्सचेंज हो जाते हैं भाई। तो इस स्थिति में दोनों पिंडों के जो वेग है वो एक्सचेंज हो जाते हैं, मतलब पहले का जो वेग है वो दूसरे को मिल जाता है, दूसरे का वेग पहले को मिल जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है भी कि अगर पूर्ण प्रत्याश टक्कर में दोनों पिंडों के द्रव्यमान समान है, तो इस स्थिति में पहले का वेग दूसरे को और दूसरे का वेग पहले को मिल जाता है, यानी इनकी जो वेलोसिटी है वो आपस में एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगला अपन देखते हैं दोनों से कि माना ये तो पहला केस था, इसको अपन लिख देते हैं ए लिख देते हैं, चलो। और इसके बाद इसको अपन लिख देते हैं केस बी हो गया, मान के चलेगा। तो इसके अंदर लिख देता हूं माना m1 है बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा किससे, m2 से। तो m1 अगर m2 से बहुत बहुत बड़ा हो गया तो इस स्थिति में आपके पास m1 माइनस m2 है, इसको अपन लगभग क्या लिख सकते हैं भाई, m1 लिख सकते हैं। अगर आपके पास m1 प्लस m2 है, इसको भी अपन लगभग क्या लिख सकते हैं, m1 लिख सकते हैं। यानी m1 और m2 से इतना बड़ा है कि m1 में से अगर आपने m2 को घटा दिया या m1 में आपने m2 को जोड़ दिया तो m1 ही प्राप्त होता है। यानी m1 ना, इसके अंदर m2 का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो इस स्थिति में देवदान से v1 बराबर क्या देगा, v1 बराबर देवदान से ये आपके पास में क्या बन जाएगा, m1 माइनस m2, m1 प्लस m2। तो ये आपके पास m1 m1 कट जाएगा, मैं m2 को तो मैं कैंसिल आउट कर दूंगा ना, और तो आपके पास में v1 बराबर क्या हो जाएगा, u1 वेक्टर प्लस इसके बाद में क्या बन जाएगा दोनों से, ये आपके पास में क्या हो जाएगा 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास में जो m1 है वो क्या हो जाएगा, बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर बहुत बहुत बड़ा हो गया तो इस स्थिति में ये वाली जो टर्म है, इस वाली टर्म को भी अपन लगभग क्या कर देंगे भी जीरो मान देंगे। ठीक है ना। कैसे कि m1 प्लस m2 है,
ये इस m2 से बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, बहुत बहुत छोटी। तो v1 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, u1 वेक्टर हो जाएगा। और इसी प्रकार से अपन v2 वेक्टर की बात करते हैं, तो v2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं भाई, m1 बहुत बड़ा है तो m2 को अपन कैंसिल आउट कर देंगे भाई, m2 को हटा देंगे, तो m2 को जीरो कर दो, इस m2 को जीरो कर दो, माइनस का m1 अपॉन m1, माइनस का 1 आ गया, तो v2 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का u2 वेक्टर, ठीक है ना। और इसके बाद में प्लस, ये आपके पास है 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 को क्या लिख देंगे m1, तो m1 से m1 कट जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 2u1 वेक्टर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भारी वाला पिंड है इसकी जो वेलोसिटी है वो तो क्या रहती है, एज इट इज रहती है। जो भारी वाला पिंड है उसकी वेलोसिटी तो क्या रहती है भाई, 1 कौन सा है 2 कौन सा है, ये छोड़ो आप तो ये देख लो कि जो भारी वाला पिंड है कौन सा है, अभी 1 है, तो इसकी वेलोसिटी तो एज इट इज रहती है, यानी v1 बराबर क्या हो जाएगा, u1 हो जाएगा। यानी जो पहला पिंड है इसका टक्कर से पहले का वेग और टक्कर के बाद का वेग है वो एज इट इज रहता है, और जो दूसरा पिंड है इसका वेग क्या होता है, ध्यान से देखना, देखो टक्कर से पहले खुद का जो था वो तो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, उल्टा होकर प्राप्त हो जाता है इसको, और दूसरे वाले पिंड का जो वेग है वो दुगुना होकर के इसको प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है भी। तो अगर एक तो बहुत ही हल्का पार्टिकल है, एक आपके पास में बहुत ही भारी पार्टिकल है, तो इन दोनों के बीच में अगर टक्कर होती है तो क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल से अपन समझते हैं ध्यान से कि मान के चलेगा एक तो आपके पास है ये भारी पार्टिकल है, ये तो बहुत ही भारी हो गया, मान के चलेगा इसका जो वेग है वो तो कितना देगा आपके पास है 10 मीटर पर सेकंड, और एक आपके पास इस प्रकार से बहुत ही हल्का पार्टिकल है, इसका इधर की तरफ जो वेग है वो कितना देगा आपके पास है 2 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी, फर्स्ट, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सेकंड बोल सकते हैं। ये तो टक्कर के पहले की बात होगी, अब टक्कर के बाद की अपन बात करते हैं कि इनका जो वेग है वो क्या रहेगा। तो टक्कर के बाद में इसका वेग क्या देगा आपके पास में v1, तो टक्कर के बाद में इसका जो वेग है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि v1 बराबर क्या होता है, u1 होता है। जो भारी वाला है ना इसके वेग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो टक्कर से पहले इसका कितना था, 10 था, तो टक्कर के बाद में इसका वेग कितना रहेगा, अभी 10 रहेगा, तो 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। आप तो ये मान लो कि ये कोई ट्रेन है और ट्रेन इधर की तरफ जा रही है 10 से, और सामने से कोई बॉल है जो कि 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करती हुई इस ट्रेन से टक्कर करती है, या ट्रक या ट्रेन कुछ भी मान सकते हैं, इससे टक्कर करती है, तो इसका द्रव्यमान तो बहुत ज्यादा है। क्या ये वाली बॉडी इसके वेग को परिवर्तित कर सकती है क्या, नहीं, तो इसका वेग 10 का 10 ही रहेगा। इसके बाद इसकी बात करते हैं, v2 की बात करते हैं। v2 बराबर, तो v2 बराबर क्या होता है, ध्यान से देखना, देखो 2u1, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो इस पहली वाली बॉडी का जो वेग है वो तो दुगुना होकर के इसको मिल जाता है, इसका इधर की तरफ कितना हो जाएगा, तो 10, तो 10 का 2 गुना कितना हो जाएगा आपके पास में 20 हो जाएगा, तो ये आपके पास में 20, और इसके बाद में माइनस क्या हो जाएगा आपके पास u2, तो माइनस का u2, इसका प्रारंभिक वेग कितना भी 2 है, प्लस या माइनस दिशा में, माइनस दिशा में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 2, तो ये आपके पास हो जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो टक्कर के बाद में इन दोनों के जो वेग है वो मैंने यहाँ पे प्राप्त कर लिए अभी, ठीक है ना, ये चीज होगी। अब देख सकते हैं आप इसको अच्छे से। अब देखो ध्यान से, टक्कर से पहले ये इधर की तरफ जा रहा था 10 से और ये इधर की तरफ आ रहा था 2 से, तो टक्कर से पहले दोनों का जो सापेक्ष वेग है वो कितना है बताओ, 12, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और टक्कर के बाद की बात करते हैं तो ये तो 10 से जाता है और ये किससे जाता है बताओ, 22 से जाता है, तो ये 22 से जा रहा है और ये 10 से जा रहा है, तो इन दोनों की सापेक्ष गति का वेग कितना हो जाएगा बताओ, ये भी 12 ही रहेगा, कितना रहेगा 12। तो टक्कर से पहले का सापेक्ष वेग भी 12 और टक्कर के बाद का सापेक्ष वेग भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12/12 ई बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 1 हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सी टक्कर अभी प्रत्याश टक्कर है। प्रत्याश टक्कर में ई की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 1 होती है, ठीक है ना, ये चीज है। इसके बाद में से नेक्स्ट कोई अपन एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये कोई एग्जांपल है, मान के चलिएगा
ये कोई भी एक गेंद है और ये गेंद इधर की तरफ जाती है किससे बताओ, 5 मीटर पर सेकंड से, और ये टक्कर कर देगी किसके साथ में, कोई दीवार है, बहुत भारी दीवार है या कोई भी चट्टान है, और यह चट्टान इस प्रकार से इधर की तरफ आ रही है किस वेग से, 2 मीटर पर सेकंड से। तो यहां पे इसको अपन क्या बोल सकते हैं भी 1 बोल सकते हैं, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं 2 बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो टक्कर के बाद में अगर अपन जैसे बारी वाली जो वस्तु इसके वेग की बात करते हैं, इसका वेग तो एज इट इज रहेगा। तो अपन बात करते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो v2 है, वो v2 तो कितना रहेगा अभी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और वो किधर की तरफ है, बाईं तरफ है या दाईं तरफ है, बाईं ओर। टक्कर से पहले इसका वेग कितना था, 2 था, टक्कर के बाद में भी इसका वेग कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसकी 1 की बात करते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा v1 बराबर। तो v1 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, देखो क्या कहता है, देखो जैसे आपके पास में पहली वस्तु है, अब नियम क्या कहता है कि खुद का तो उल्टा करके इधर की तरफ लगा दो, 5 इधर की तरफ बना तो इधर की तरफ 5 कर दो, और दूसरी का दुगुना लगा दो, तो दूसरी का दुगुना यानी ये 2 से जा रही है ना इधर की तरफ, तो 2 का दुगुना कितना हो जाएगा आपके पास है 4, तो +4 हो जाएगा, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास है 9। तो ये आपके पास हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड, और ये भी किधर की तरफ हो जाएगा बताओ, बाईं और हो जाएगा। चाहिए आप चाहो तो फॉर्मूले में वैल्यू फुट करके देख लेना, आंसर आपको सेम टू सेम प्राप्त होने वाला है, ठीक है ना। ये चीज होगी। इसके बाद में एक एग्जांपल अपन और देखते हैं देवदान से। एग्जांपल देवदान से ऐसे देखते हैं कि ये आपके पास में कोई वस्तु, इसका द्रव्यमान कितना है 2m, और ये इधर की तरफ गति करेगी किस वेग से बताओ, 10 मीटर पर सेकंड से। और इसके बाद में देवदान से ये m है, ये इसके साथ में टक्कर करती है, और इसका वेग कितना देगा आपके पास में 5 मीटर पर सेकेंड। और दोनों के बीच में टक्कर कौन सी होती है भी, पूर्ण प्रत्याश टक्कर होती है। कौन सी टक्कर होती है, पूर्ण प्रत्याश टक्कर। तो टक्कर के बाद में इन दोनों के वेग आपको बताने हैं। तो इन दोनों के वेग अपन कैसे बता सकते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखना, देखो m1 कितना हो जाएगा 2m, m2 कितना हो जाएगा m, u1 कितना हो जाएगा 10, और u2 कितना हो जाएगा आपके पास में 5 हो जाएगा। तो अपन देखते हैं देवदान से, सबसे पहले अपन लगाते थे संवेक्षण का नियम। तो संवेक्षण क्या कहता है देवदान से, 2m इंटू 10 20m प्लस m इंटू 5 5m बराबर क्या देगा आपके पास 2m इंटू v1, और प्लस क्या देगा आपके पास m इंटू v2। तो यहां से अपन क्या करते हैं, m को कॉमन लेकर के काट देंगे, तो यहां से सब जगह से m कट जाएगा। तो 20 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा आपके पास में 2v1, और प्लस क्या देगा आपके पास में v2 बराबर 20 प्लस 5 कितना देगा आपके पास में 25। इसको अपन बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। एक तो आपके पास ये समीकरण आ गया। अब यहां पर ये वाला समीकरण अपन को किससे प्राप्त होता है भाई, संवेक्षण के नियम से प्राप्त होता है। और दूसरा एक अपन लगा देंगे ई का समीकरण। किसका लगा देंगे, ई का समीकरण। तो ई बराबर क्या होता है भाई, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। और पूर्ण प्रत्याश टक्कर है तो इसके लिए ई बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो ई बराबर अगर 1 होता है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, v2 माइनस क्या देगा आपके पास में v1 बराबर क्या देगा आपके पास में u1 माइनस u2, ठीक है ना। u1 कितना देगा आपके पास में 10 माइनस u2 बराबर कितना देगा आपके पास में 5, और 10 माइनस 5 बराबर कितना देगा आपके पास में 5। तो इसको अपन बोलेंगे 5। ये आपके पास में समीकरण नंबर 2 आ गया अभी, ठीक है ना। अब क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को सोल्व करके आप v1 और v2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, यस, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे, यहाँ पर ये क्या है v2 और यहाँ पर भी क्या है v2 है। तो अपन समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर देते हैं। तो अपन इसमें से क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। इसको अगर अपन माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा देवदान से,
ये अपन ने माइनस कर दिया, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, बताओ, माइनस का V2 प्लस का V1, तो यहाँ पे V2 माइनस का V2 तो कट गया, 2V1, और इसके बाद में प्लस क्या हो जाएगा आपके पास V1, 3V1, तो ये आपके पास हो जाएगा 3V1 बराबर 25 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपके पास में 20, तो यहाँ से आपके पास में V1 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 20/3 मीटर पर सेकेंड हो गया, और यहाँ से आपके पास में V1 बराबर कितना हो जाएगा 20/3, तो माइनस का V1 उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, तो 20/3 के अंदर 5 को ऐड कर देंगे तो V2 आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास में सोल्व करने पर V2 बराबर कितना हो जाएगा 5, और प्लस कितना हो जाएगा आपके पास में 20/3, 5 × 3 15, और 15 और 20 कितना हो जाएगा 35, तो इसको अपन बोलेंगे 35/3 मीटर पर सेकेंड, ये बात हो गई भी। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं भी V1 और V2 इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन के अंदर अपन चाहते तो V1 का जो फॉर्मूला होता है ना m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, और m2 बराबर क्या होता है V2 बराबर क्या होता है V2 बराबर m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से भी अपन V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, और वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, एक तो समेक्षण का नियम लगा दो और एक आप ई का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इन चीजों को आप नोट करें, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो चलो सम्मुख प्रत्याश टक्कर के बाद में अपन डिस्कस करते हैं सम्मुख अप्रत्याश टक्कर। तो ये क्या होती है देखिएगा, सम्मुख अप्रत्याश टक्कर, हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन। टक्कर से पहले की अगर अपन बात करते हैं तो ये M1 ये M2 ये U1 हो गया, ये U2 हो गया, और टक्कर के बाद की अगर अपन बात करते हैं ये M1 V1 ये M2 V2 हो गया, तो इसको तो अपन क्या बोलते हैं बिफोर कोलिजन, और ये वाली स्थिति हो जाएगी आफ्टर कोलिजन। मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रकार की टक्कर के अंदर ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू रहता है, ठीक है ना। तो ऊर्जा संरक्षण से अपन लगा सकते, सॉरी गलत बोल दिया मैंने बताया था कि किसी भी प्रकार की टक्कर के लिए जो संवेग संरक्षण है वो लागू रहता है अभी। तो चलो संवेग संरक्षण अपन लगा देते हैं। तो क्या कहता है संवेग संरक्षण, M1 U1 और प्लस क्या देगा आपके पास M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2, इक्वेशन नंबर 1 बन गया अभी। मतलब टक्कर से पहले 1 का और 2 का संवेग, और टक्कर के बाद में 1 का और 2 का संवेग मैंने बराबर कर दिया अभी। टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग मैंने बराबर कर दिया। इसके बाद में अपन लगाते हैं किसका भाई, ऊर्जा संरक्षण। तो यहाँ पे अपन लगा नहीं सकते क्योंकि अप्रत्याश टक्कर है, इसके अंदर तो एनर्जी का लॉस हो जाता है, तो ई का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहां से आपके पास ई बराबर क्या होता है, ई बराबर V2 माइनस क्या होता है V1 अपॉन क्या होता है आपके पास U1 माइनस U2। तो यहां से आपके पास देना से क्या बन जाएगा, देना से V2 माइनस V1 बराबर क्या होता है आपके पास E इंटू U1 माइनस U2, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गया अभी। अब यदि अपन समीकरण 1 और समीकरण 2 को सोल्व करते हैं तो यहां से अपने को V1 और V2 के जो फॉर्मूले हैं वो अपने को प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं लिख देता हूं समीकरण 1 व 2 को
हल करने पर क्या से आपके पास में V1 बराबर और V2 बराबर, तो V1 बराबर क्या होता है आपके पास में जाने से M1 माइनस EM2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 वेक्टर प्लस M2 इंटू 1 प्लस E अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2 वेक्टर। और V2 बराबर क्या होता है, V2 बराबर होता है आपके पास में M2 माइनस EM1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू क्या देगा आपके पास में U2 वेक्टर, और प्लस क्या देगा आपके पास M1 इंटू 1 प्लस E अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 वेक्टर। यहां पर E क्या होता है, प्रत्यास्थान गुणांक होता है, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है कि E की वैल्यू 0.5 है, E की वैल्यू 0.4 है, जो भी है, तो जो भी वैल्यू होती है वो आपको यहाँ पे क्या होती है गिवन होती है। तो V1 और V2 के फॉर्मूले आप चाहें तो याद कर सकते हैं, याद करना बहुत आसान है, मेरे को भी याद है। और अगर आप ये फॉर्मूले याद नहीं करना चाहते तो एक तो आपको संवेग संरक्षण का लगाना है और एक आपको E का फॉर्मूला लगाना है। इन दोनों की हेल्प से आप V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको करके भी बताऊंगा भाई, ठीक है ना। एक तो ये बात होगी। एक मैं बात करता हूँ किसकी भी, ऊर्जा संरक्षण की बात करता हूँ। तो क्या यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण लागू रहता है क्या, नहीं, तो ऊर्जा संरक्षण तो लागू नहीं होता, तो यहाँ पे ऊर्जा की हानि होती है। तो अपन बात करते हैं ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि। तो ऊर्जा हानि क्या होती है भाई, डेल्टा E बराबर क्या होती है आपके पास काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन माइनस क्या होता है आपके पास काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, बराबर क्या होता है आपके पास हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर माइनस क्या देगा आपके पास हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आपके पास डेल्टा E बराबर, सोल्व करने पर आपको क्या प्राप्त होता है ये मैं आपको बता देता हूं। तो ध्यान से देखना, देखो क्या प्राप्त होता है, ये अपने को प्राप्त होता है 1/2 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर आपके पास है U1 माइनस U2, ये क्या है भाई, इसको मैं लिख सकता हूं, इसका मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अभी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर रहे हैं आप, मतलब U1 माइनस U2 क्या हो जाएगा, 1 का 2 के सापेक्ष वेग हो गया, तो रिलेटिव वेलोसिटी है, इसका अपन स्क्वायर कर देंगे। और इसके बाद में क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस E का, ये आपके पास होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास डेल्टा E का फॉर्मूला हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है अभी, ठीक है ना, ये चीज होगी। तो इन सारी की सारी चीज़ों को आप नोट कर लेना। तो अपन पढ़ चुके हैं पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर, और फिर उसके बाद अप्रत्यास्थ और पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर अपन ने पढ़ी थी। उसके बाद में सम्मुख और तिर्यक टक्कर अपन ने पढ़ी थी। इसके बाद में हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन यानी सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर है, उसके मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे और कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताए थे। और उसके बाद में सम्मुख अप्रत्यास्थ टक्कर है वो क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया है। और इसके जो फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले V1 V2 का फॉर्मूला और डेल्टा E का फॉर्मूला, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो आज का लेक्चर बच्चों अपन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। इन सारी की सारी चीज़ों को आप अच्छे से नोट करें।